किस तरफ जा रहा है? आई थिंक डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जिसके पास गोल्स हैं उसके लिए कनाडा इज गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। अब जिसके पास गोल्स नहीं है उसके लिए तो इट्स लाइक एवरी डे, अब आज मैं कनाडा से चला जाऊंगा, आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं छोड़ दूंगा, यहाँ कुछ नहीं है। जैक मा है अलीबाबा के फाउंडर, उन्होंने एक लाइन बोली थी, बड़ी अच्छी लाइन लगती है मुझे वो। Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. The day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. मेक सेंस। अगर आप उबर को ना साइड गिग ले रहे हैं ना कि लेट्स से आप इससे $50 अर्न कर लेंगे दिन के, ठीक है, $50 में आपका दिन का इंश्योरेंस, EMI, गैस वो निकल गई, दैट्स ओके। एंड ये उबर साइड गिग बना भी इसलिए था, पंजाब के इनर जो शहर है वहाँ दिखाओ भाई, वहाँ पे किसी ने IELTS का एग्जाम दिया है ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। लोग शादियां करते हैं अपने बच्चों की ऐसे बोल के कि जी हमारी लड़की ने तो ना वो आइल्स भी नहीं बोलते उसे ईलेट्स में ना 6 बैंड है हमारी लड़की के, तो ये एक शादी का रिक्वायरमेंट है कि हमारी बेटी ने इतना स्कोर कर रखा है आइल्स में। डंकी वाला प्रोसेस लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी फोर्स करके भेजते हैं कि जाओ भाई हमारे लेके तो मरना है मरो, रास्ते में जो करना है करो, जाओ पैसा कमाओ और वापस भेजो। क्या चल रहा है, क्या लगता है कनाडा किस तरफ जा रहा है? आई थिंक डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जिसके पास गोल्स हैं उसके लिए कनाडा इज गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। अब जिसके पास गोल्स नहीं है उसके लिए तो इट्स लाइक एवरी डे, अब आज मैं कनाडा से चला जाऊंगा, आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं छोड़ दूंगा, यहाँ कुछ नहीं है। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। काफ़ी रील्स वायरल हो रही हैं लाइक ऑफ इमिग्रेशन, रिवर्स इमिग्रेशन, कि लोग वापस जा रहे हैं, लोग गाड़ी में अपनी कीज़ रख के एयरपोर्ट में छोड़ के वापस जा रहे हैं, और साथ साथ आपको ये पता लगता है कि इवन जॉब्स भी नहीं है इतनी, राइट। तो क्या लगता है, मतलब ये सिचुएशन कहाँ तक जा रही है? यार रिवर्स इमिग्रेशन की बात है, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि अभी हो रहा है या लास्ट ईयर हो रहा है, ये पहले भी होता था, बट अब लोग इसके बारे में पोस्ट करते हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा, भाई टैक्स बहुत ज़्यादा है। आप ये देखो, नॉर्थ अमेरिका आने वाले जितने लोग हैं, जो लोग विश करते हैं कि हम अमेरिका चले जाएं या कनाडा चले जाएं, वो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। और रिवर्स इमिग्रेशन की बात रही, वो लोग अभी भी मतलब इन कंपैरिजन तो कम ही है, ठीक है। लेट्स से मैं आज कहता हूँ कि भाई मैं वापस माइग्रेट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना, कनाडा में टैक्स बहुत है, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसा है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स। बट आप ये देखो ना कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिया से यहाँ पे हु हैव मेड इट। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, उसका माइंडसेट कैसा है, उसका सर्कल कैसा है। अगर उसका सर्कल ये है कि डिमोटिवेट करता रहता है हर रोज़ कि भाई यहाँ तो टैक्स बहुत है, सैलरीज पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, अरे तुम्हें कंट्री कमा के भी तो दे रहा है, यहाँ पे तुम 60 इंडिया के हिसाब से 60 रुपये भी तो कमाते हो पर आवर, नॉट पर आवर, अब मतलब 60 गुना कमाते हो, राइट। तो भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ज़्यादा होगा। अगर यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो और पैसे ज़्यादा हो तो सब लोग नहीं आ जाएंगे। तो आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू यार, कि आपका कैसा माइंडसेट है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे साथ माइग्रेट किया था, जिन्होंने यहाँ पे एंड हु हैव मेड इट। इट्स जस्ट दैट कि आपका सर्कल कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो डेफिनेटली इट्स अ बिग यस। हमारी बात हुई थी, एक गेस्ट आए थे हमारे पास, तो उनसे हमारी यही बात हुई थी कि आपका एक डेट डिफाइंड होती है मेरे हिसाब से, लाइक इफ़ योर डेट इज़ लेट्स से 15th of August और 30th of August, सो वो डेट आपके लिए जो भी एक सुपर पावर है उसने फाइनल कर रखी है कि इस दिन इसको वायरल करना है, इस दिन ये $1 million तक पहुंच जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वहाँ तक जा पाते हो या नहीं, आप उस डेट तक सस्टेन कर पाते हो या नहीं। राइट। आई थिंक एवरीथिंग इज रिटन इन योर डेस्टिनी, बट इसका ये बात भी नहीं है कि भाई अगर अब मुझे किसी ने कह दिया है कि आपके योग में तो राजयोग है और मैं कुछ काम ही ना कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ जाऊँ टिम हॉर्टन्स पे कॉफी पीऊँ और घर पे जाके सो जाऊँ, तो ऐसे तो राजयोग नहीं आएगा, राइट। बिल्कुल, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली व्हाट यू हैव सेड के उस दिन तक तो काम करो। हाँ बिल्कुल। क्या पता समवन इज वेटिंग फॉर यू एट दैट पॉइंट कि भाई यहाँ तक आजा, आगे हम ले चलेंगे। जैसे जैक मा है अलीबाबा के फाउंडर, उन्होंने एक लाइन बोली थी, बड़ी अच्छी लाइन लगती है मुझे वो। उन्होंने कहा था कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी इवन हार्डर, बट
day after tomorrow is beautiful. And the main part is people leave tomorrow evening. मेक सेंस So they're just very near to it. मतलब बहुत बहुत पास होते हैं लोग और छोड़ देते हैं. ये तो से आई थिंक आप सेम वो स्टोरी कर रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम पे काफी वायरल है कि एक बंदा जमीन खोदता है, डायमंड्स उसके पास होते हैं और वो लास्ट मोमेंट पे रिग्रेट करके वापस मुड़ जाता है. एंड देयर इज अनदर गाय जो पूरा करता रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ खोदता रहता है एंड उसको लास्ट में डायमंड्स मिल जाते हैं. बिल्कुल. एक मैंने ऐसे ही पोस्ट देखी थी शायद, एक मैंने, मुझे याद है क्या था, हाँ ऐसे ही दो लोग होते हैं, वो डायमंड्स खोद रहे थे और एक तरफ एक डायमंड था वो बहुत ऊपर था, एक तरफ पूरी लाइक माइन थी डायमंड्स की, और दोनों एक फ्रेंड्स होते हैं वो खोद रहे हैं. यहाँ वाले ने खोदा, उनको एक डायमंड मिल गया, उधर चला गया देख के. तो यहाँ वाला इसलिए नाराज हो गया है, सैड हो गया है कि उसको मिल गया, मैं रह गया. राइट. और वो जहाँ तक कर पाता है वो करता है और रिग्रेट होकर वापस चला जाता है. उसको ये नहीं पता कि शायद वो थोड़ा सा और कर लेता है एंड फॉर्च्यून वाज वेटिंग फॉर हिम. और वो फॉर्च्यून कुछ भी नहीं है उसके फ्रेंड का. डेफिनेटली. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज वेल. कि जैसे मैं कनाडा की बात करता हूँ, वैसे इट्स सिमिलर एवरीवेयर ऑन द ग्लोब, कि मेरा एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए कनाडा में. राइट. अब वो गाड़ी चल रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है, दैट्स माई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, कि ठीक है मेरे पास एक व्हीकल है जो मेरा काम कर रहा है, आई एम सेटिस्फाइड हियर. अब कुछ लोग होते हैं उनका होता है कि यार मस्टैंग लेनी है, फिर मस्टैंग के बाद मर्सिडीज लेनी है, बट दे डोंट वर्क हार्ड फॉर इट. ठीक है. तो एक आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए हर चीज़ में कि भाई एटलीस्ट ये कर लिया मैंने, ठीक है मैं किसी और चीज़ पे फोकस करता हूँ. अब लेट्स से व्हीकल वाला काम हो गया मेरा, मैं घर पे फोकस करता हूँ, लाइफ पे फोकस करता हूँ आगे. इट्स नॉट कि भाई आप एक ही चीज़ पे फोकस करते जा रहे हो, आप महंगी EMI उठा रहे हो गाड़ियों की एंड यू आर जस्ट इनलॉब्ड इन दैट ओनली कि भाई अब इसकी EMI भरो हर रोज़. मैंने कहीं पढ़ा था ये चीज़ भी कि आपके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो आप जितना कम रखो उतना बेटर है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको वही चलाते हैं. राइट. आप सिर्फ अपने मंथली एक्सपेंस के लिए काम कर रहे होते हो एक टाइम पे. मेक सेंस. सो आप ट्राई करो कि इतना आप कम रख सकते हो, एंड द फास्टर यू कैन पे एवरीथिंग ऑफ, जस्ट पे इट ऑफ. Right. See, this is the thing which many people say, many rich people say, by mindset as well, and who have good money in their account as well. ज़्यादा टाइम डेप्ट रखना ही नहीं है. एंड ऐसे चीज़ों में डेप्ट मत रखो जैसे गाड़ी है जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. आप कहीं ढंग की जगह इन्वेस्ट करो, घर लो, उसका डेप्ट समझ में आता है कि ठीक है भाई आपने मॉर्गेज उठा रखी है, आपको पे करना है, बट दैट थिंग विल पे यू ऑफ इन सम टाइम. बट कनाडा में ना चीज़ें थोड़ी अलग हैं. जैसे लेट्स से मैं आपको अपनी बात बताता हूँ. इंडिया में मैं गाड़ी ठीक है ले सकता हूँ या मेरे पास है भी, ठीक है समझ में आता है, और गाड़ी लेना थोड़ा इंडिया में मुश्किल भी है कि बैंक्स आस्क फॉर कि भाई आप डाउन पेमेंट भी करो, आपकी इतनी सैलरी भी होनी चाहिए. कनाडा में क्या सीन है कि थोड़ा सा जो हाइप्ड हमारे कार डीलर्स हैं उन्होंने कर रखा है कि तुम अफोर्ड कर पाओ ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस बाई वीकली इतनी है, बाई वीकली दे दो. एक 17 साल का बच्चा जो है वो जो स्टूडेंट परमिट पे आ रहा है, जो स्टूडेंट है यहाँ पे, वो एक डीलरशिप में जाता है, वो मस्टैंग निकलवाता है और उसको ये बोला जाता है कि तू टेंशन ही मत ले, यू कैन अफोर्ड दिस. बट वो टॉप अप कॉस्ट नहीं देखते. ही इज जस्ट चेकिंग आउट कि मेरे पे $260 हैं जो मुझे देने हैं, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि उसके साथ इंश्योरेंस भी है, उसके साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, गैस भी है, बिल्कुल है. दैट आर लाइक मेजर फैक्टर्स. अब आप ये सोचिए ना कि आपने मस्टैंग ले लिया, आप उसको खड़े तो नहीं रखोगे, चलाओगे भी सही, एंड उसके साथ फिर आप आजकल जैसे यंगर जनरेशन को होता है ना, यंगर जनरेशन बाय आई मीन के 18 से लाइक से 24 साल तक जिनको क्रेज होता है, जिनमें एड्रेनलिन रश होता है कि भाई मस्टैंग ले लिया, भगाएंगे भी. भाई कितना रिस्क है तुम्हारे ऊपर, रोड पे कल कुछ हो गया फिर क्या करोगे. बट लोग वो चीज़ सोचते नहीं है, उनको लगता है भाई वो दीदी ने आके, वो हॉट सी दीदी ने आके कहा था मस्टैंग तो इतने की पड़ेगी, चलो आज ले आते हैं, और वो 250-300 जो भी बाय वीकली बनती है, आई डोंट नो, मैंने कभी सोचा ही नहीं मस्टैंग के बारे में, बट ठीक है. अब उसने सोचा कि $300 मेरे को देने हैं बस बाय वीकली. अब उसकी सोचना वहीं तक लिमिटेड हो गई. वो खुश है, $300 वैसे कमा लिए, 100-200 वैसे कमा लिए, खर्चा चल गया, भाई मस्टैंग है हमारे पास.
बट उसने लॉन्गर अपनी ब्रॉडर जो उसकी ड्रीम थी ना घर लेने की, वो सारी डिस्ट्रॉय कर ली। लेट्स से $600 मंथली वो गाड़ी के टुवर्ड्स पेमेंट कर रहा है। $600 कहीं अच्छी जगह लगाता, फंड्स में लगाता, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाता, या लेट्स से कहीं भी डालता, उसको पैसा रिटर्न मिलता और उसकी सेविंग्स भी बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है उस पर। अब ले ली भाई साहब ने मस्टैंग पे डिप्रिशिएट भी हो रहा है पैसा, आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, और दिस इज हाउ लाइफ गोज, चलता ही जा रहा है। या मैंने इस पर एक कंटेंट भी बनाया था कुछ टाइम पहले कि यहाँ ना जिंदगी बहुत फेक है। बाय फेक आई मीन कि किसी के पास मस्टैंग होगी $50,000 की, पर उसके अकाउंट में $5,000 भी नहीं होंगे। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस इन दिस कंट्री, कि लोग ना अफोर्ड ना भी कर पाएँ तो भी वो चीज़ें ले लेते हैं जस्ट टू शो ऑफ। ये कंट्री सिर्फ क्रेडिट पे चल रही है, ये ये कहना बिल्कुल ठीक होगा मेरे बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट पे चल रही है, बट सक्सेसफुल वो बंदा है इस कंट्री में जिसको क्रेडिट समझ में आता है। साथ। लेना कैसे है, लेना किस चीज़ कैसे पे लेना है। किस चीज़ पे लेना है। हमारे वाले लोग क्या करते हैं, डिप्रिशिएटिंग एसेट पे ले लेते हैं क्रेडिट, एंड फिर उसको रिग्रेट करते हैं लास्ट में। जैसे आपने बताया कुछ लोग अपनी कार की इस गाड़ी में रख के एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़ के इंडिया चले जाते हैं, फिर कहते हैं रिवर्स इमिग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। आप ये सोचो ना सर कि किसी ने गाड़ी ली, वो गाड़ी 40,000 की 45,000 की गाड़ी है, और वो 20-21 साल की उम्र में गाड़ी उठाई है उन्होंने। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगले 8 साल आपको इस गाड़ी का पे करना पड़ेगा। You have to be committed to pay for that car 8 years. That means you cannot take risk. आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। वो रिस्क कैपिटल कहाँ से आएगी? I think मतलब when we guys were young, like when I was 18-20, हमारे दिमाग में ना एक वो था कि माइंडसेट था कि यार हमें ना बिजनेस में रिस्क लेना है। मैं जब कॉलेज में 4th ईयर में था तो मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला गुड़गांव जैसी बड़ी सिटी में, एंड इट फेल्ड। मतलब आई एम हैप्पी कि ठीक है मैंने कुछ किया, ठीक है। इट फेल्ड सब्सिक्वेंटली, दैट्स ओके। काफ़ी सारे बिजनेस चल भी जाते हैं, काफ़ी सारे बिजनेस फेल भी जाते हैं, बट हमारी एपिटाइट वो थी कि भाई हमें रिस्क लेना है बिजनेस में, वी विल डू समथिंग बिग। आजकल की जनरेशन का क्या है, एंड ये जनरेशन इंडिया में नहीं, मोस्टली कनाडा में, कि यार हम रिस्क लेंगे गाड़ियों में, फालतू की चीज़ों में, पैसा वेस्ट करेंगे। This is something which is very different, like in our generation and in generation which is coming right now. मैंने ये चीज़ पीयूष भाई आए थे, पीयूष मेहरवाल, मैंने उनसे भी पूछी थी और उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मैं आपसे भी पूछता हूँ, काफ़ी लोगों का, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये पर्सपेक्टिव होता है कि हमने गाड़ी इसीलिए ली है कि हम ऊबर करके पैसा कमा पाएँ, कि हम ज़्यादा पैसा बना पाएँ। वो कहाँ तक बात सच है? यार मैं इस बात का जवाब ना इस तरीके से देता हूँ कि मैं कोर ऑफ द सिटी में रहता हूँ, टोरंटो के बिल्कुल कोर में। मैंने एक काइंड ऑफ रिसर्च करी, मैंने देखा आसपास, मेरे आसपास कितनी ऊबर की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इनका डेटा इजीली अवेलेबल होता है ऑनलाइन, एंड आप भी फेच कर सकते हो। एंड देन आई सॉ पोस्ट ऑफ अ गाय ऑन रेडिट, तो उसने बताया कि हर एक पैसेंजर के लिए टोरंटो जैसी हॉट मार्केट में, आई थिंक टोरंटो और वैंकूवर 2 ही हॉट मार्केट हैं अगर आप ऊबर की बात करते हैं, राइड शेयरिंग भी और फूड डिलीवरी भी, राइट। तो उस बंदे ने मेरे को बताया कि हर एक पैसेंजर के लिए, लेट्स से आप एक पैसेंजर हैं, आप कहीं जाना चाहते हो, आपके लिए 10 ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। तो अगर जिसको सप्लाई चेन का थोड़ा आइडिया है तो डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ें रन करती हैं। अब डिमांड तो है कम, राइट, कि राइड जिसको राइड लेनी है वो तो बंदे हैं कम, और गाड़ियों वाले हैं ज़्यादा, आई मीन सप्लाई है ज़्यादा लोगों को। बिल्कुल। तो आप कैसे सर्वाइव करोगे उस मार्केट में? अब एक ही डील आ रही है मार्केट में, 10 लोगों के पास वो गई है, जिसने जल्दी क्लिक कर दिया उसको मिल गया, ठीक है, उसका एक छोटा सा फॉर्च्यून बन गया, लेट्स उसने $8-10 $20 कमा लिए, ठीक है, आपने वो कमाया, फिर अब दोबारा उस गेम में आ गए कि जिसने जल्दी क्लिक कर दिया उसको राइड मिल गई। अब ये गेम तो चलता रहेगा, बट मंथ के आखिरी में आपकी EMI और इंश्योरेंस तो खड़ा है। लोग वो चीज़ नहीं सोचते, लोग, सब लोगों को लगता है कि ऊबर कर लेंगे, बट यार मार्केट एक सैचुरेट भी हो जाती है, और वो अब सैचुरेशन आ चुका है। आप ये देखो, इस मार्केट में अब 3 टाइप के लोग हैं ऊबर वाली मार्केट में। एक जो नए बच्चे आते हैं जिनको क्रेज़ होता है भाई हम नई सिविक लेंगे, कैमरी लेंगे और ऊबर करेंगे। दूसरे हैं जो यहाँ के नेशनल्स हैं,
भाई वो भी तो ऊबर कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेड तो है नहीं कि इंटरनेशनल बच्चे आएंगे वही करेंगे, वो हो गए। इसके अलावा जो इमिग्रेंट्स जैसे कंट्री से आते हैं, सीरिया हो गया या फिर इराक, ईरान, जहाँ से भी जैसे जहाँ पे हालात सही नहीं है वहाँ से रशियन कर रही है गवर्नमेंट, उनको यहाँ लेके आ रही है, वो भी ऊबर कर रहे हैं। अब आप उनसे कैसे कम्पीट करोगे? आपको तो जस्ट EMI पे करनी है, इंश्योरेंस पे करना है। और ऑन द अदर हैंड वो लोग हैं भाई जो बिल्कुल ही इन सिंपलर वर्ड्स के भूखे मर रहे हैं, उन्हें सर्वाइव करना है सर। उन्हें सर्वाइव करना है, और वो रात के 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी, सुबह के 5 बजे भी अवेलेबल हैं गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो हंगर है कि भाई मुझे सर्वाइव करना है, मुझे अपने बच्चे भी पालने हैं, सब कुछ। और एक आप हो, आपको लगेगा भाई $20 कमा लिया आज, ठीक है, एक टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी लेता हूँ और वापस चला जाता हूँ। तो आप कैसे कम्पीट करोगे उस मार्केट में जहाँ पे इतने लोग पहले ही हैं, और मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। नॉट ओनली ऊबर, और जॉब्स में भी मार्केट सैचुरेट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इनके पास आपसे अच्छी स्किल्स हैं, तो आप उनसे कम्पीट कैसे करोगे? और ये गलती मैं उन बच्चों की भी नहीं मानता जो आके यहाँ पे गाड़ियाँ ले लेते हैं। ये ना हमारे इन्फ्लुएंसर्स की गलती है जो यहाँ आके बोलते हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखो, बहुत लोग हैं जो कहेंगे भाई आते ही ऊबर ले लो, दिन के 300-400 बन जाते हैं। अरे भाई उस जॉब में, ऊबर में कोई गारंटी थोड़ी ना है कि हर रोज के $300 बनेंगे। हर रोज सुबह उठते ही वही फाइट है कि कौन राइडर को जल्दी उठाएगा, किसने टैप जल्दी किया। अच्छा, मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करूंगा। आप ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ आपके बीच में कंपटीशन चल रहा है, लेकिन जो ऊबर है वो हर राइड पे पैसे कमा रहा है। राइट, ऊबर हर राइड पे अपना शेयर लेके जा रहा है, आप उठाओ या कोई और उठाए राइड को, ऊबर ने अपना कमीशन लेना ही लेना है। एंड ऊबर का कमीशन भी आई थिंक लोगों को समझ में नहीं आता है। ऊबर टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर ट्रिप, अ बिग चंक। आई थिंक लास्ट टाइम आई वाज रीडिंग समवेयर इट वाज क्लोज टू 40-50%। लिफ्ट भी इतना ही लेता है, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, बट इट्स अ बिग चंक। भाई आपने $100 की राइड ली है, उसमें से अगर आप $30 ऊबर ही ले जाएगा, एंड भाई उसकी मोनोपोली है मार्केट में, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप इतना पैसा क्यों ले रहे हो। आप अपने एम्प्लॉयर को क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, वो तो कहेगा ठीक है भाई आप जाओ, 9 ड्राइवर और हैं, 9 और हैं आपके लिए। हाँ। और इवन 2-4 और आ रहे हैं जो आपको रिप्लेस करेंगे। हाँ, मतलब 2-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां बुक करा रखी हैं जो वेट करने की गाड़ी आई और आज ही स्टार्ट कर देंगे। वैसे ऊबर की बात मैं आपको ना एक क्लोजिंग पॉइंट इस पे ये देता हूँ कि ऊबर एक साइड गिग है, पार्ट टाइम गिग है, कि भाई आपका मन किया आप कुछ काम नहीं कर रहे तो आपने ऊबर चला ली एंड यू अर्न सम पेनीज, राइट। हमारे लोगों ने क्या कर रखा है, ऊबर को ना फुल टाइम जॉब बना रखा है। मुझे एक बिजनेस मैन है, एंटरप्रेन्योर है वो, ही इज इन हैलिफैक्स। मुझे वो बता रहे थे कि नाउ ही इज अर्निंग क्वाइट गुड। उन्होंने बिजनेस शुरू किया एंड ही इज अर्निंग लाइक फाइन फॉर द बिजनेस टू रन, पर वो साथ ऊबर कर रहे हैं। वो मतलब दिन में 4-5 घंटे जाके ऊबर कराते हैं। उनको ये है कि पूरा दिन मैंने 5 बजे तक काम किया, 5 से 10 में ऊबर कर लेता हूँ और फिर घर आ जाता हूँ। नाउ वो स्ट्रेटेजिक है, उसको मैं बोलता हूँ कि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक अगर आप ऊबर को ना साइड गिग ले रहे हैं ना, कि लेट से आप इससे $50 अर्न कर लेंगे दिन के, ठीक है, $50 में आपका दिन का इंश्योरेंस, EMI, गैस, वो निकल गई, सब निकल दैट्स ओके। एंड ये ऊबर साइड गिग बना भी इसलिए था कि भाई आप साइड हसल करना चाहते हैं, ठीक है, यू कैन रन ऊबर फॉर लाइक फ्यू आवर्स, आप थोड़ा पैसा कमा लो एंड देन यू कैन गो होम, नेक्स्ट बंदे को आने दो लाइन में। बट हमारे लोग क्या करते हैं, एंड नॉट ओनली हमारे लोग, जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं, मतलब स्पेसिफिकली एशिया कॉन्टिनेंट से, वो सब यही करते हैं। लेट इट बी पाकिस्तान, लेट इट बी बांग्लादेश, लेट इट बी इंडिया। इंडिया एक मेजर चंक कनाडा माइग्रेट करता है, तो हर जगह इंडियंस ज़्यादा दिखाई देते हैं तो इस मार्केट में भी इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैसे कम्पीट करोगे उन लोगों से, जो लोग जिनके हैक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं भाई निकालने की, आप उनसे कैसे कम्पीट करोगे। साइड गिग करो, दैट्स ओके, कि आपने $50-60 कमा लिए, दैट्स ओके। बट व्हेन यू गो फॉर द बिगर पिक्चर, $200-300-400 दिन के, तो भाई उस मार्केट में, उस रेंज में बहुत लोग हैं आपसे आगे। एंड इट्स ऑल्सो नॉट कि फिक्स नहीं है इसमें इनकम, आपको डेली दोबारा वही हसल है कि आज कोई मिल गया तो मौज है, वरना अगले दिन नए राइडर की खोज है। आप खोजते ही रहोगे कि भाई राइड्स कहाँ से। अपने आपको अपस्किल तो करना ही पड़ेगा। अपस्किल डेफिनेटली,
बट आप उबर में अपस्किल कह रहे हैं तो उबर में नहीं, इन लाइफ आपको अपस्किल करना पड़ेगा ताकि आप उबर को एज साइड गिग ले सकें। साइड गिग से। एंड ऑल्सो लोगों को ना ये समझना चाहिए कि मैं अभी लास्ट मंथ यूएस घूमने गया था, न्यूयॉर्क। तो मैंने वहाँ एक उबर राइडर से बात की एंड हु वाज डूइंग अ फूड डिलीवरी। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ना कनाडा और यूएस के जो राइडर्स हैं उनकी अर्निंग्स, तो उसमें बहुत फ़र्क है। उबर में अगर आप यूएस में रन कर रहे हैं इट पेज रियली वेल, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन ईजिली मेक 6,000-7,000 8,000 वेरी ईजिली। अगर आप कनाडा की बात करते हो तो भाई यहाँ पे पहले ही बहुत लोग हैं, आप भी उसी मार्केट में कूद रहे हो, तो आपको इतना पैसा नहीं बनेगा, साफ सीधी बात है। बिल्कुल। तो आई वुड से कि उबर को साइड गिग कंसिडर करो जिसके लिए वो बनी थी। ऐसा नहीं है कि भाई उससे ही आप घर ले लोगे, उससे ही सर्वाइव कर लोगे। तो यू डेफिनेटली नीड टू बिल्ड सम स्किल्स इन दिस कंट्री, आइदर इट्स अ वाइट कॉलर जॉब और अ ब्लू कॉलर जॉब, बट यू नीड स्किल्स। वो स्किल्स आपको आती हैं एजुकेशन से? एजुकेशन से, कॉलेज जो आप ले रहे हो यहाँ पे शायद उससे, या आपके थोड़े बैकग्राउंड से, मेंटर्स से, और यहाँ पे कॉलेजेस के हाल शायद आपको पता ही है। मतलब 2 कमरे के कॉलेज खुल रहे हैं। लाइक सीरियसली, मतलब तुम्हें, मतलब अगर ऐसा कोई व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है जो कनाडा आने की प्लान कर रहा है, तो भाई उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि भाई जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो उसका कैसा नाम है, वहाँ से प्लेसमेंट कैसी है, ठीक है, कैंपस कैसा है। तुम जैसे 12th करने के बाद काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो भाई तुम अपनी कॉलेज लाइफ भी तो एक्सपीरियंस करोगे, उसको भी तो एंजॉय करोगे। बिल्कुल। अब टोरंटो जैसे शहर में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, 2 कमरों के कॉलेज हैं। अब तुम्हारी कॉलेज लाइफ तो गई, तुमने कोई कॉलेज देखा ही नहीं, कॉलेज कैसा होता है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो, कॉलेज लाइफ एक बहुत अच्छा टाइम है आपका एक्सप्लोर करने का, फ्रेंडशिप एक्सप्लोर करने का, मार्केट एक्सप्लोर करने का, जॉब्स लाइफ है क्या, वो आपको एक 2-3 साल में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोगों से मिलते हो स्कूल से निकलने के बाद, बट तुमने वो आते ही अपना खराब कर लिया कॉलेज का एक्सपीरियंस कि अब तुम 2 कमरों के कॉलेज में जा रहे हो, फिर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए भाग रहे हो। तो मेरा मतलब तुम्हारा कॉलेज लाइफ कहाँ है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी लाइफ है, कॉलेज लाइफ है कहाँ? आपको एक्चुअली कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको ये सिखाती है कि जीना कैसे है, जीना कैसे, राइट। वो 4 साल या वो 3 साल स्ट्रगल होंगे और आपको उनको फेस कैसे करना है, जीना कैसे है, राइट। और आपने वो स्किप कर दिया बेसिकली, क्योंकि आपका टाइम ही नहीं है आपके पास, राइट। आपने वो कॉलेज की लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ठीक है भाई, आज तुम भाग भाग के ये 2 कमरों के कॉलेज में पढ़ लेते हो या फिर फेक डिग्री ले लेते हो, मतलब इट्स ऑलरेडी एवरीवन नोज इट कि भाई सब कुछ एक कॉलेज वाला ड्रामा ना यहाँ फेक है, राइट। थोड़ा सा इस पे बताओ एक बार, मतलब ये ना काफ़ी लोग इसको बहुत नेगेटिव ले जाएंगे कि कॉलेज की चीज़ फेक कैसे है, मतलब पढ़ने के लिए। ये सबको पता है कि आप PR लेने ही आ रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ने नहीं आ रहे, क्योंकि आपको कोर्स से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप जाके एजेंट को ये बोल रहे हो कि कोई भी कोर्स दे दो मुझे, और मुझे जाना है बस, राइट। सो मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने कॉनेस्टोगा कॉलेज चूज़ किया था जो किचनर में है, एंड उस कॉलेज की खास बात ये है कि अब तो उसका नाम थोड़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि यू नो जब इंडियंस किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना तो वो चीज़ पूरी ख़राब कर देते हैं। ऐसा ही कॉलेज के साथ हुआ हमारे। खैर एनीवेज, तो जब मैंने अपने कॉलेज चूज़ किया था तो मुझे ना एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए था। मैंने इंडिया से भी ग्रेजुएशन की है, बट एक वांटेड कि यार इंटरनेशनल एक्सपोजर हो मेरे को, ठीक है, वहाँ की कैसा कल्चर है, वहाँ क्या है, सब कुछ। तो मैंने अपना कॉलेज फाइनलाइज किया जिसका कैंपस था डून में। सो इट्स इन किचनर, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। एंड मैंने अपना कोर्स ऐसा पसंद किया जो मेरी वर्क एक्सपीरियंस था इंडिया में उससे मैच करे, जो था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। मैंने वहाँ जाके सीखा, काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखी, कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस की अपनी, फिर अच्छी जॉब मिल गई मेरे को, राइट। बट इन द मीन टाइम मैंने देखा बहुत लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं है वो कौन सा कोर्स लेके आए हैं। आई नो कपल ऑफ गाइज जो मेरे ही कोर्स में थे, मैं उनसे पूछता रहा कि तुमने कोई एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, एनालिटिक्स में, या कुछ तुमने किया हो, एंड दे वर लाइक कि नहीं भाई हमने तो बस 12th किया इंडिया से और हम आए हैं, बस ऊबर चलाएंगे, थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर ट्रकिंग में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही सर्वाइव करेंगे। तो यू कैन गेट एन आइडिया कि लोग किस तरह, मतलब क्या सोच के आते हैं यहाँ पे, और कोर्स उठा लेते हैं। कोर्स में जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसके लिए आपको पता है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे $50 लेंगे, आपके असाइनमेंट्स कर देंगे एंड आप पास हो जाओगे, ठीक है जी, वर्क परमिट ले लो, बस दैट्स इट। पर लोगों के ना बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स हैं
बस शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, ज़रूरी हैं, लेकिन इतने मटेरियलिस्टिक या इतने नैरो हेडेड शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, I would say। मतलब शॉर्ट टर्म गोल बाय दैट आई मीन कि भाई जिंदगी में यही गोल है क्या, पीआर लेना, व्हाट आफ्टर पीआर? यहाँ पे तो ये गोल हो चुका है शायद। आप कनाडा की जब रेस में एंटर करते हो तो आपका सभी एक पीआर के पीछे भाग रहे हैं, उसके बाद आप सिटीजनशिप के पीछे भाग रहे हो। आई फील उसको एक अचीवमेंट दिखाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक। आप पीआर और सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। अगर आपने कभी पंजाब के इनर जो शहर हैं वहाँ देखा हो, भाई वहाँ पे किसी ने IELTS का एग्ज़ाम दिया है ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। लोग शादियां करते हैं अपने बच्चों की ऐसे बोल के कि जी हमारी लड़की ने तो ना वो IELTS भी नहीं बोलते उसे बोलते ईलेट्स में ना 6 बैंड है हमारी लड़की के। तो ये एक शादी का रिक्वायरमेंट है कि हमारी बेटी ने इतना स्कोर कर रखा है IELTS में। एंड आई एम लाइक कि भाई IELTS जैसे लोग हमारे, जैसे मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, तो हमारे यहाँ होता है कि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप लेट से IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, JEE मेंस दे रहे हैं, दैट इज़ अ बिग डील कि लोग एग्जाम दे रहे हैं, भाई आप उसमें अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे कॉलेज में आओगे। पंजाब साइड में तो भाई IELTS के एग्जाम को तो हवा बना रखा है कि हमारी बेटी के तो 8 बैंड है जी, उसके हिसाब से उसके लिए लड़का ढूंढते हैं। और जैसे हमारे साइड या फिर पूरे इंडिया में दहेज की एक प्रथा है, पंजाब में उल्टा दहेज चलता है कि लड़के वाले लड़की वालों को पैसे दे रहे हैं कि जी आपकी बेटी को कनाडा भेज देते हैं, फिर स्पाउसल पे हमारा बेटा भी चला जाएगा कनाडा। तो वहाँ तो अलग ही गेम चल रही है। अब कभी जैसे पंजाब जाके देखो, मैं तो मेरे को तो पता है, हाँ मैं गया भी हूँ। मैं वहाँ कन्वीनियंस स्टोर या फिर लेट से दुकानों से ज़्यादा तो IELTS की ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर है। ये भी मैंने बात आपसे करनी थी। IELTS एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। इट्स जस्ट मेड टू चेक कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हो या नहीं, कितनी फ्लुएंसी आप आके सर्वाइव कर लोगे या नहीं। लेकिन उसको इतना ग्लोरीफाई कर देना। IELTS के नाम पे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं हजारों की तादाद में शायद। आप कोचिंग की बात कर रहे हो तो हमारे यहाँ सीन क्या है, जैसे एक स्टूडेंट कनाडा आता है लेट्स से, ये थोड़ा गवर्नमेंट के भी खराब बात है आई वुड से, कि एक बच्चा IELTS का एग्जाम देके कनाडा आया है, राइट, आपने उसकी फ्लुएंसी चेक कर ली एंड ही कैन जस्ट टेल एवरीथिंग, रीड एवरीथिंग, राइट एवरीथिंग एंड स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश, राइट। जब PR की बारी आती है तो आप IELTS का एग्जाम दोबारा क्यों कहते हो कि दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा आपको? जो बंदा यहाँ पे आ गया है, जिसने 2 साल सरवाइव कर लिया है, तो डेफिनेटली ही कैन कन्वे एवरीथिंग इन इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पे भी नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया में तो बहुत बड़ी मार्केट है IELTS कोचिंग की। यहाँ पे भी मैं हर रोज देखता हूँ लोगों के अपनी एड्स आती हैं इंस्टाग्राम में कि हम IELTS की कोचिंग दे रहे हैं जी, IELTS का आपको तैयारी कराएंगे जी, $3,000 $4,000, दैट्स द अमाउंट दे आस्क कि हम आपको IELTS का प्रिपेयर कराएंगे। सीरियसली, लाइक सीरियसली। एंड लोग करते भी हैं। अब ये हम लोगों ने बहुत बड़ी चीज़ लग रही होगी कि भाई जो कनाडा आ गया है वो IELTS का प्रिपेयर क्यों करेगा, बट उसका बैक ऑफ द स्टोरी आप जाके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में आप IELTS का एग्ज़ाम भी फेक करा सकते हो। दे चार्ज 15 to 20 lakhs, आपका एग्ज़ाम कोई और बंदा देके आएगा जाके। बट ये तो रिकॉर्डेड एग्जाम है सब। यस ये आपको लगता है, बट जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो ना जिन्होंने खुद एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, जिनकी जगह कोई और बंदा एग्ज़ाम देके आ गया है, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई एक रियलिटी है जो हमें दिखाई जाती है, एक बैकड्रॉप भी है कि भाई लूप होल्स, वही वाली बात मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ पे हम इंडियंस आ जाते हैं ना वहाँ लूप होल अपने आप आ जाते हैं। तो पंजाब साइड तो बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी वेरी नेगेटिव एक्चुअली। ये इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव क्रिएट करेगा। कनाडा में आके अगर लोग ये चीज़ जानेंगे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा सबके ऊपर, इंडियंस का। आपको ना ये देखना चाहिए, मतलब इस सब टॉपिक से पहले ना हमें ये जानना चाहिए कि भाई लोगों को ना बहुत क्रेज़ है कनाडा आने का। जैसे मान लो मैं आज अपनी मस्टैंग दिखा देता हूँ किसी को लाके, आई कैन ईजिली अफोर्ड अ मस्टैंग क्योंकि EMI पे मिल रही है, आपको बाई वीकली पे मिल रही है। अब आप इंडिया में बैठे हो, आप मेरे दोस्त हो, आपको लगेगा भाई शिवम ने तो बहुत ज़्यादा कर दिया, हाँ मस्टैंग कर लिया, पर आपको बैकड्रॉप तो नहीं पता कि भाई उसने वो EMI निकालने के लिए क्या जॉब कर रहा है, सर्वाइवल जॉब्स कर रहा है, राइट। आपको लगेगा भाई मुझे भी जाना है। अब आपको तो इंग्लिश नहीं आती, लेट्स एज्यूम कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कहोगे, आप अपने घर वालों को परेशान कर दोगे, भाई मुझे तो जाना ही जाना है और मेरे से इंग्लिश नहीं होगी। फिर आप लोग लूपहोल ढूंढोगे कि किसी बंदे को ढूंढ लेते हैं
जो थोड़े से पैसे ले लें, एंड थोड़े से पैसे भी नहीं, इस चीज़ के लोग 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और ये चीज़ होती है। क्योंकि मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ जिसने ऐसे अपना एग्ज़ाम दिया है, क्लियर किया है, और वो कनाडा आया है। मुझे नीट का पता लगा कि नीट में ऐसा होता है, और मैंने तो खुद नीट दिया है, सो आई नो। आईआईटी का पता लगा कि मतलब फेकिंग वाला सीन होता है आईआईटी के अंदर भी, लाइक ऑफ कोर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं ये एग्जाम्स, लेकिन होता है। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक पे आपको बात बताना चाहूँगा जी बिल्कुल। कि वन ऑफ माई नियरेस्ट कज़न, उसने आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, प्री मेंस जो भी होता है, मतलब आई डोंट हैव मच आइडिया, बट जो भी होता है, अब उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, प्रीलिम्स एंड मेंस आई थिंक, राइट। अब ये चीज़ मैंने किसी से सुनी नहीं है, ये चीज़ मेरी फैमिली में हुई है, तो आई नो। उसको इंटरव्यू से पहले 2 दिन पहले कॉल आता है एक अननोन नंबर से कि भाई 70 लाख रुपए हमें इस अकाउंट में डलवा दो और तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर करा देंगे, और तुम आईएएस आईपीएस जो भी तुम्हारे नंबर बनते हैं तुम उसके हिसाब से क्वालिफाई कर लोगे। बस अब ये सोचो कि उस बंदे के पास मेरे कज़न का नंबर आया कैसे, हाउ इन द वर्ल्ड ही नोज कि भाई इस बंदे का क्वालिफाई हो गया, इसका इंटरव्यू परसों है। ये तो गवर्नमेंट डाटा है। ये एज अ पर्सन हमें लगता है कि दुनिया ऐसे काम करती है, बट बैकड्रॉप ऑफ द सीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको और हमें सुनने में बहुत अजीब लगेंगी, बट वो चीज़ होती हैं। जब तक आप उस चीज़ का पार्ट नहीं बनते तब तक आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आइल्स तो बहुत छोटा एग्जाम है, आप नीट की बात कर रहे हो, जेई की बात कर रहे हो, IELTS इज नथिंग, तो कोई भी क्रैक कर ले रहा है। आप कंपेयर भी नहीं कर रहे, इवन कंपेयरिंग इज इज अ क्राइम, अ क्राइम ऑफ कोर्स। बट वो ये कि हमें इंग्लिश आती है तो आइल्स इज लाइक नथिंग फॉर अस, बट जिनको ABCD भी नहीं आती है उनके लिए इट्स अ बिग डील। एंड ये चीज़ें होती हैं पंजाब साइड तो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनको क्रेज़ है दे कैन ऑफर द मनी फॉर दिस एंड दे कैन कम हेयर। और यहाँ आने के बाद दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपने दोस्तों में बहुत बार टिम हॉर्टन्स जाता हूँ, ब्रैम्पटन साइड या फिर लेट्स से आउटस्कर्ट्स पे कहीं। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई जिन्हें इंग्लिश का लेट्स से ई भी नहीं आता, और वो वहाँ टिम हॉर्टन्स पे जॉब कर रहे हैं। वो ऑर्डर भी आपसे ना 2-3 बार पूछ के लेते हैं, क्योंकि वो टिम हॉर्टन्स पे आपको टैप करना पड़ता है कि आई वर्क फॉर टिम हॉर्टन्स, सो आई नो कि आपको एक स्क्रीन पे ना टैप करना पड़ता है ऑर्डर। वो आपको 2 बार पूछेंगे व्हाट्स योर ऑर्डर, व्हाट्स योर ऑर्डर, जब जाके वो टैप कर पाते हैं। तो ये तो हाल है बच्चों का आजकल यहाँ पे। सो जो नेगेटिव एक परसेप्शन बन रही है इंडियंस के लिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल बहुत बड़ा है। डेफिनेटली, मतलब दिस इज समथिंग कि एक इंडियन या लेट्स से एक ब्राउन गाय कुछ काम करता है तो वो इम्पैक्ट तो हम सबको ही करता है तो हम सब ब्राउन ही। तो लेट्स से मैं आज बाहर जाके कोई गलत चीज़ कर देता हूँ या गलत हरकत कर देता हूँ तो वो चीज़ आपके पे ऊपर भी तो आएगी, बिल्कुल आपको भी तो इम्पैक्ट करेगी। मैं यूक्रेन में था और एक बहुत अच्छी बात, वहाँ के एम्बेसडर मनोज जी थे उस टाइम पे, और मुझे वहाँ स्पीच देने के लिए बुलाया गया था एम्बेसी में प्रवासी भारतीय दिवस पे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी मुझे। वो कहते नितिन, यू आर द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन यूक्रेन। राइट। एवरी इंडियन इन दिस कंट्री इज एन एम्बेसडर। क्योंकि जो कभी इंडिया नहीं गया वो आपको देख के जानेगा कि इंडिया क्या है। राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो वहाँ पे। और वो कुछ बातें होती हैं जो आपके अंदर रह जाती हैं, वो शायद मेरे साथ बात रह गई उनकी, क्योंकि वो बहुत बहुत वैल्यूएबल चीज़ थी जो उन्होंने बताई थी मुझे, कि हर एक इंसान जो इंडिया से बाहर है वो शायद एम्बेसडर है अपने कंट्री का। राइट। क्योंकि जो आपके साथ जो लोग अभी होंगे वो आपको देख के जानेंगे कि इंडियंस कैसे होते हैं, उसके लिए इंडियंस की डेफिनेशन आप हो। राइट, टोटली मेक सेंस। बट इस बात में ना हमें ये समझने की जरूरत है कि ये चीज़ हम समझते हैं। जो बंदा बाहर रहा है, जो आई वुड से कि पढ़ा लिखा है, जिसने दुनिया देखी है, उसको पता है कि भाई मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स से कोई बंदा है एक्स, भाई उसने नहीं पढ़ाई किया है, उसने नहीं देखा है, उसने दुनियादारी नहीं देखी है। Now I really don't want to defame anyone or something. I understand वो भी उनकी लाइफ सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से वो कनाडा मूव हो रहे हैं, राइट। उनको शायद टिम की जॉब करके भी जो पैसे आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। सो नहीं, दैट मेक सेंस। मैं इस पे नहीं कह रहा कि लेकिन भाई फेयर मीन्स के साथ होना चाहिए सब कुछ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ हरियाणा के किसी गाँव के बच्चे से
कि भाई वो यहाँ के कोई काम कर रहा है तो मैं उसको डिफेम करूँ कि भाई तुझे ये नहीं करना चाहिए और ये कर या वो कर, अच्छी जॉब्स कर। भाई उसकी फैमिली की नीड्स अभी अलग हैं, मेरी फैमिली की नीड्स अलग हैं, एंड इट्स ओके टू डू एनी जॉब टू सर्वाइव एंड मेक अ सर्वाइवल फॉर योर फैमिली, ठीक है। बट डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग जिससे आपकी कम्युनिटी बदनाम हो जाए, अनएथिकली। एंड सॉरी टू से बट बीइंग एन इंडियन माई सेल्फ, हमारे लोग इतनी अनएथिकल चीज़ें करते हैं ना। ब्रैम्पटन एक शहर है, वो उसमें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं आप सोच नहीं सकते। अब कुछ तो मैंने सुने हैं, कुछ आप सुनाओ। घर से लेके, घर का तो बहुत आपने सुना ही होगा, एक लाइक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में 10-10 लोग रहते हैं। यार ये अब मैं इसको ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि एथिकल है या नॉन एथिकल है, बट दिस इज नॉट गुड। आप एक घर में 10 लोग रह रहे हो, हाइजीन वाइजीन की तो चलो बात छोड़ी दो, बट तुम अपनी कम्युनिटी का क्या प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने कि ये लोग ऐसे रहते हैं। इसके बाद आप बात करो भाई LMIA और जॉब के स्कैम्स, तो वहाँ तो जो लोग ब्रैम्पटन में रहते हैं उन्हें भी पता है सच्चाई, जो बाहर रहते हैं हम जैसे लोग उनको भी पता है सच्चाई। तो आप एक ब्रॉडर पिक्चर में देखो तो पूरी ना कम्युनिटी ही वो हो चुकी है। मतलब ब्रैम्पटन एज अ सिटी, लोग उसको ना बहुत ऐसे लो आई से देखते हैं, शैलो के, यार ये तो वहाँ से है, ब्रैम्पटन से है, या ब्रैम्पटन ऐसा शहर है। ड्राइविंग की बात करें तो कहते हैं कि ये मैंने भी सुना है, इतना मैं ब्रैम्पटन गया नहीं, ज़्यादा गया हूँ बट नॉट मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ब्रैम्पटन। पर ये मैंने सुना है कि लोगों से पूछा, मतलब वीडियोस वगैरह देखी कुछ, कहते हैं सबसे वर्स्ट ड्राइविंग है कनाडा में ब्रैम्पटन की। आप वहाँ ड्राइव नहीं कर सकते अगर आप कैनेडियंस की बात कर रहे थे, वीडियोस देख रहा था मैं कुछ। सी ब्रैम्पटन इज अ गुड सिटी बाय लुक्स, लाइक हम लोग भी बहुत विजिट करते हैं, इट्स अ गुड प्लेस। बट जब बात आती है ना वहाँ हो क्या रहा है, देन भाई आपके होश उड़ जाएंगे कि ड्राइविंग तो ऐसे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंटरसेक्शन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, डिफेम नहीं करना चाहता मैं, जहाँ हर रोज़ का एक एक्सीडेंट है ही है। हर 3-4 दिन में किसी की डेथ होती है उस पे इंटरसेक्शंस पे, तब भी लोग नहीं मानते। लोग रूल से डरते ही नहीं है। भाई स्पीड लिमिट, तुम किसी कंट्री आए हो, एटलीस्ट वहाँ के रूल्स तो फॉलो करो। हमारी क्या टेंडेंसी है, हम लोग जो साउथ एशिया से आते हैं, लेट इट बी पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, ये स्पेसिफिकली मैं कहूँ कि जो लोग हिंदी बोलते हैं, जिनकी हिंदी मेन मदर टंग है, वो रूल्स को ना अनफॉलो करना एक प्राउड की बात समझते हैं कि भाई मैंने तो 70 की स्पीड में 90 चला दी, भाई देखो स्नैपचैट पे वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे, देखो जी मैं ये चला रहा था। अभी एक वीडियो भी आई थी कुछ टाइम आप 90 की बात कर रहे हो, 140, 150, 170 की स्पीड पे गाड़ी, और इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसमें हमारे जो ये सिंगर है ना, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब जैसे कोई गाना था कि हाईवे 401 थे, या मेरे को नाम भी ध्यान नहीं उस गाने का, कि गड्डी 210 जावे। अरे भाई स्पीड लिमिट तो 120 है, 120 भी नहीं है, 100 है। अब तुम 120 तक चला सकते हो, 210 क्या हवाई जहाज लेके जा रहे हो क्या उसके ऊपर? और लोग उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई साहब इसने गाना बनाया, हम भी स्नैपचैट पे रील बनाएंगे इस गाने के साथ और हमारी हवाबाजी होगी। ये नहीं पता भाई साहब को कि आगे जाके पुलिस ने स्पीड कैमरा लगा रखा है और ऐसा इतना बड़ा चालान दे देगी आपको हाथ में, तो वो लोग खुश हैं उस चीज़ में। चालान का तो मुझे पता नहीं, पर 210 की स्पीड पे जाके तो गाड़ी ही आपकी बॉन्ड होगी, वो तो खत्म। मुझे गाना याद आया, गाना कुछ ऐसा है कि हाईवे 410 होते 210 दी स्पीड दें। अरे भाई साहब स्पीड लिमिट तो देख लो। पर वो उनका, आप ही देखो ना, गाना बनाया है किसी ने तो कुछ उसका कंसेप्ट तो रहा होगा, पहले लोग चलाते होंगे इतनी तेज। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जिसको मजा आ रहा है एंजॉय करो। जिस डर की हम बात कर रहे हैं ना, डर नहीं है। तो आई डोंट नो, एक मूवी मैंने साउथ की मूवी देखी थी एक, उसमें महेश बाबू जो हैं वो एक्टर हैं, क्लिप आ जाती है ना कई बार आपके आगे, तो उसमें वो CM होते हैं, ऐसा कुछ सीन था। तो वहाँ पे एक बहुत छोटा सा उसका पार्ट है, वो कहते हैं कि वो चलान कर रहे होते हैं, मतलब किसके प्राइस बढ़ा रहे होते हैं वो चलान के, और वो कहते हैं कि सर लोग डर जाएंगे। कहते मुझे तो कहीं नहीं दिखा। कहते क्या? कहते ये डर, राइट, ये डर होना जरूरी है, आप समाज में रह रहे हो, ये डर बहुत जरूरी है, मुझे ये डर कहीं नहीं दिखा। आप ये देखो कि
इंडिया से बहुत रेट ज़्यादा है, फाइन बहुत ज़्यादा है चीज़ों पे। $500 $400। आप 150 से ऊपर जाते हो तो आपकी गाड़ी इम्पाउंड है और आई थिंक 5,000 10,000 का फाइन है। बिल्कुल। 10,000 इज अ बिग डील। ठीक है, 6 लाख। 6 लाख लोग, इतने में इंडिया में गाड़ी आ जाती है। गाड़ी आ जाती है। लोग गाने बना रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं 210 की स्पीड। अरे भाई 210 की स्पीड तो ठीक है, तू अपने लिए छोड़, दूसरों का तो सोच ले, कहीं ठुक गई गाड़ी, कोई मर गया, उसकी भी फैमिली है, उसकी लाइफ है उसके सामने, उसका तो सोच। हाँ, मैं एक इंसिडेंट अभी देख रहा था, एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था। वो 401 के लाइक ईस्ट साइड जो है वहाँ वाली जो वे है वहाँ से जा रहे थे एंड द कार जंप टू द वेस्ट साइड बिकॉज ऑफ स्पीड। अब उनकी कोई गलती नहीं है, जो उस साइड चल रहे थे तो आराम से चल रहे हैं, राइट। दे आर इन देयर ओन लेन विद देयर ओन स्पीड, They haven't done anything wrong. yeah, and they died. So after that when I saw the news, उसमें 3 लोग मरे, एक ये ड्राइवर, अब मुझे नहीं पता कहाँ से थे ये, और 2 बंदे जो उस गाड़ी में बैठे थे, 2 लोग। Strange. And that's I don't know कि आप किसी की लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं, बात ये है कि ठीक है आप अपने फन के लिए कर रहे हो, दैट्स गुड, बट तुम अपने फन के लिए या अपना एड्रेनलिन रश के लिए भाई किसी और की लाइफ डेंजर में थोड़ा रखोगे। बिल्कुल। ये तो आप एक्सीडेंट्स में चले गए हैं। आप जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको पता है भाई, हाईवे पे ना एक डायमंड लेन होती है जिसमें आपकी ऑक्यूपेंसी आई थिंक 2 से ज़्यादा है, या फिर आपके पास ग्रीन व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आप उसमें जा सकते हो। भाई ब्रैम्पटन में लोग वहाँ ट्रक चलाते हैं, मैंने 2-3 बार देखा, लोग ट्रक लेके डायमंड लेन में आ गए हैं। और अब आगे जाके ट्रक के अंदर देखने से फिर पता चलता है कि बंदा कहाँ का है, तो फिर ऐसे बहुत सॉरी फील होता है कि यार ये तो अपने में से एक है। तो आप ये देखो कि कितना बड़ा क्राइम है कि बंदा डायमंड लेन में ट्रक ही चला रहा है। तो आई वुड से भाई ये तो एजुकेशन की बात है, जो जितना एजुकेटेड होगा उसको रूल्स के बारे में पता चलेगा, बिल्कुल, उसको डर लगेगा फाइन से। बट अब जो एजुकेटेड ही नहीं है उसके लिए तो इट्स फन, उसको मजा आता है। मैं थोड़ा सा और बात करूंगा, जो हमने बात की स्टूडेंट्स की, कॉलेजेस की। कॉलेज के बाद आप और जॉब्स में ज़्यादा जा रहे हैं स्टूडेंट्स अभी। आई वुड से वो बिजनेस या कुछ बड़ा करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे। दे आर दैट मच इनटू द रेस ऑफ पीआर कि आप ये भूल जा रहे हो कि मेन इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ को कुछ सेटल करना है, कुछ बड़ा करने की कोई ड्रीम देखना है। वो एक ब्लू कलर जॉब में ही पूरी लाइफ निकाल देते हैं। I think being a person who have immigrated from a country to a more developed nation, या tier 1 countries कह लेते हैं हम, भाई you should always have a dream in your mind। भाई सपने लेने के कोई पैसे नहीं लगते, सोचो तो सही। तो there is a saying ना कि shoot for the stars even if you miss you will land somewhere। तो प्रॉब्लम क्या है इसके ना, 2-3 पार्ट्स हैं प्रॉब्लम के। पहली बात तो भाई मार्केट में इतनी जॉब्स अब हैं भी नहीं। जैसे मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था कनाडा कपल के साथ, उन्होंने बताया कि भाई पहले टाइम में पेमेंट ये मिलती थी, आजकल वो सैलरीज कम हो गई हैं क्योंकि भाई मार्केट में सप्लाई बहुत है लोगों की। आपने जैसे उबर वाला हमने डिस्कस किया, उबर के अलावा भी आईटी जॉब्स में भी बहुत सप्लाई है भाई। मैं अगर बिजनेस एनालिस्ट की जॉब कर रहा हूँ तो मेरे जैसे 10 लोग तैयार हैं अभी पीछे जॉब लेने के लिए मेरी। बिल्कुल। मैं 80,000 की जॉब कर रहा हूँ तो वो 70 में भी सेम काम करके देंगे, एंड इवन मोर, क्योंकि दे हैव दैट हंगर इन देम कि भाई हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब बात आते हैं लोगों को हैक्स पता लगते हैं, क्योंकि ये हैक्स कहीं और से तो आ नहीं रहे। हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स ही डालते हैं कि भाई LMI ले लो, वेल्डर बन जाओ, पेस्ट कंट्रोल में चले जाओ, तुम्हारी वो मिल जाएगी तुम्हें, CRS में तुम्हारा स्कोर अच्छा बन जाएगा, तुम्हारी कट ऑफ कम आ जाएगी। तो हम जैसे लोग ये बताते हैं कि भाई तुम ना ब्लू कॉलर जॉब की तरफ जाओ, और ऐसे कोई बुराई नहीं है ब्लू कॉलर जॉब में। ब्लू कॉलर जॉब में यहाँ आप IT से या वाइट कॉलर जॉब से ज़्यादा पैसा बना सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट मेजॉरिटी चंक ऑफ स्टूडेंट्स जो इन ब्लू कॉलर जॉब्स में जाते हैं वो धक्के से जाते हैं कि फोर्सफुली किसी ने कह दिया कि PR मिल जाएगी जी, और फिर वो सारी लाइफ टाइम उसी जॉब्स में रह जाते हैं क्योंकि वो सेटल हो जाते हैं। ये ना एक ह्यूमन की टेंडेंसी है कि बंदा ना एक सेटल्ड सा फील करता है ना कहीं, तो फिर वो कंफर्ट जोन में आ जाता है, फिर वो वहीं रह जाता है और उनके सपने ऐसे ही निकल जाते हैं उनके साथ।
आई थिंक ये काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि वो इसे स्किप करके बाहर चले जाएंगे इससे, लेकिन वो लूप उनको इतना फंसा देता है अंदर, क्यों निकल नहीं पाते निकल नहीं भाई पाते बाहर। उससे बाहर। दिस इज वेरी ट्रू। और एक टाइम आता है कि आप इवन वो ड्रीम करना भी छोड़ देते हो। एंड आई थिंक इसमें बहुत लोगों की गलती है, बट अब मैं सबको पॉइंट आउट नहीं कर सकता, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे तो बट एक मेजॉरिटी चंक ऑफ जो गलती कहेंगे वो गवर्नमेंट की भी है। अब गवर्नमेंट कट ऑफ जो देती है पीआर के लिए वो स्किल स्पेसिफिक निकालती है, लेट्स से एग्रीकल्चर में निकाल दिया है या फिर ट्रकिंग में कर दिया है। तो मेरे जैसा बंदा लेट्स से जिसकी पीआर हो ही नहीं सकती यहाँ पे, जिसके पॉइंट्स बन ही नहीं रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं जॉब्स की तरफ जाना स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मुझे पीआर मिल रही है। एंड दिस इज समथिंग जो लोगों को ना समझ जाना चाहिए अभी तक कि कनाडा ना कोई सोने की चिड़िया नहीं है कि तुम जाते ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे या ये कर दोगे। वो कंट्री तुम्हें एक रीज़न के लिए बुला रहा है, क्योंकि उसे बंदे चाहिए एप्रोप्रिएट जॉब्स के लिए। अब इस कंट्री को बंदे चाहिए लेट्स से ट्रकिंग के लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स यहाँ सबसे मेन काम है, मेन डोमेन है। अब वो तुम्हें बुला रहा है तो वो तुम्हें स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक्स के लिए ही बुला रहा है। गवर्नमेंट जो देश चला रही है वो पागल नहीं है, या तुमसे ज़्यादा तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम जाके ओवरकम कर दोगे गवर्नमेंट के डिसीजन को, तो ऐसा नहीं। ऐसा एक दो लोग कर पाते हैं। इंडिया से मान लो 100 लोग आए हैं और यहाँ डिमांड ही लॉजिस्टिक्स की है, सॉरी, तो 90 लोग लॉजिस्टिक्स में ही जाएंगे बाय हुक एंड क्रुक। आपको फोर्सफुली वहां डाल दिया जाएगा। वही बात मैं कह रहा हूँ भाई, गवर्नमेंट पागल नहीं है। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है यहाँ पे LMI या फिर जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग। वो जब तक एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जब तक उनका काम निकल रहा है। बिल्कुल। जिस दिन नहीं निकला, जैसे अभी लेटेस्ट अपने न्यूज़ पढ़ी हो तो इमिग्रेशन मिनिस्टर की, वो कह रहे हैं कि भाई हम नेक्स्ट टाइम से कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में हम वर्क परमिट नहीं देंगे। तो भाई उनको नहीं चाहिए ना वो बंदे। तुम अपने 20-25 लाख रुपए लगा के आओ, 2 साल यहाँ पढ़ो, अपना काम करो, फिर वापस जाओ। ये हमारे इंडियंस ने, अपने इन्फ्लुएंसर्स ने मेंटेलिटी बनाई है लोगों की कि भाई यहाँ तो बहुत पैसा है, यहाँ बस आ जाओ, तुम्हारी लाइफ सेट है। पर भाई जो तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट बैठी है ना, ट्रूडो साहब बैठे हैं, वो पागल नहीं है। ही नोज एवरीथिंग कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। इट्स जस्ट दैट कि भाई तुम निकल गए तो निकल गए, फंस गए तो फंस गए। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा ये ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट जैसे ये 2 सेंट के जो कोर्सेज हैं, तो इनके आगे जाके आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई या तो तुम अपनी ड्रीम्स के साथ हो यहाँ पे कि आपको वही करना है, स्टिक टू इट, कि तुम्हारा प्लान A ये है, प्लान B ये है, तुम यही करोगे। नहीं तो भाई गवर्नमेंट जहाँ तुम्हें धक्का देगी तुम्हें वो करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी तो डिमांड है कि भाई हमें ट्रकिंग में बंदे चाहिए, हमें एग्रीकल्चर में बंदे चाहिए। आप ये देखो कि एक टाइम पे ट्रकिंग की डिमांड थी गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने PR भी दिया, सब कुछ किया, सब कुछ दिया और आपको फोर्सफुली वहां तक ले गए। उसके बाद आपके खर्चे इतने बढ़ा दिए गए कि कोप अप करने के लिए आप सिर्फ ड्राइविंग ही कर सकते हो। भी आप उस चीज से गेम से निकल नहीं सकते बाहर, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आप वहां रहो। और अभी जो डिमांड है वो सप्लाई मैच हो चुकी है ऑलमोस्ट। आई वुड से इवन ओवर सप्लाई है। तो अब उन्होंने सब बंद कर दिया है। लोगों को इस बात समझ जानी चाहिए साइड बाय साइड। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, हमारे बहुत सारे देसी इन्फ्लुएंसर्स, मैं कहूँगा कि वो लोग प्रमोट करते हैं भाई आप ना ये कर लो, PSW कर लो। आजकल ट्रकिंग को रूइन करने के बाद लोग PSW की तरफ जा रहे हैं कि PSW कर लो। अरे भाई ये डिमांड गवर्नमेंट ने बनाई है, जिस दिन ये फुलफिल होगी ना फिर नेक्स्ट उस पे आ जाएंगे, ऑक्यूपेशन पे आ जाएगी गवर्नमेंट को अपना टारगेट मीट करना है और वो करेगी बाय हुक एंड क्रुक। कैसे, चाहे उसे बंदे बाहर से लाने पड़े, चाहे जो इनसाइड कनाडा है उनको वहाँ फिट करें। तो आइदर हैव योर ड्रीम, वरना जो गवर्नमेंट करवा रही है तो करते रहो। जिसके पास सपना नहीं होगा, आई थिंक जिसके पास यहाँ ड्रीम नहीं है आके, या जिसके पास एक प्लान नहीं है, तो उसको तो ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ेगा कि जहाँ गवर्नमेंट फिर यहाँ से बेटर आप इंडिया हो शायद। डेफिनेटली आई वुड से, अगर मैं ऐसा कह दूंगा ना कि इंडिया बेटर है, तो लोग कहेंगे तुम कनाडा में क्या कर रहे हो। भाई सबके अपने पॉइंटर्स होते हैं। मेरा अपना पॉइंट था, प्लान है आपके पास, आपके पास शायद आई वुड से इवन अगर आप जॉब कर रहे हो कोई साइड में, आपके पास ये प्लान है कि मुझे करना ये है, मुझे फ्यूचर गोल्स ये हैं। राइट। तो आपने इंडिया की बात पूछी, मैं कहूँगा कि इंडिया बहुत बेटर है यहाँ से, बट वंस अगेन जिसको करना है भाई वो यहाँ भी कर लेगा, जिसे नहीं करना वो इंडिया में भी नहीं कर पाएगा। एंड
बात सारी इस पे आ जाती है भाई कि आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। जैसे मेरे कुछ पॉइंटर्स थे कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। तो इंडिया में मैंने बहुत सारी सिटीज़ ट्राई की, मैं पुणे भी रहा हूँ, बैंगलोर भी रहा हूँ, हैदराबाद भी रह के आया हूँ कुछ टाइम, तो मुझे वो फील नहीं आई। और मुझे कुछ क्वेश्चंस थे गवर्नमेंट से, वो यहाँ पे फुलफिल हो गए हैं, इंडिया में नहीं हो पा रहे थे। तो सबके अपने रीजंस होते हैं माइग्रेट करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट मनी एवरी टाइम। मनी में मैं अपनी बात करूँ तो मैं इंडिया में भी अच्छा कमा रहा था, यहाँ भी ठीक कर रहा हूँ, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर ओनली। बट मेरे कुछ अपने पॉइंट्स हैं यहाँ मूव करने के। अब कुछ लोगों के अपने पॉइंट्स होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं भाई कनाडा जाते ही एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको बारिश हो जाएगी पैसों की, तो वो आ जाते हैं उठ के, फिर उनकी चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं। अच्छा, आपने बताया हॉट मार्केट्स हैं, टोरंटो, वैंकूवर, सबको पता है। अभी कैलगरी भी हॉट मार्केट बन रही है। किन सिटीज में स्टूडेंट को आना चाहिए, क्या लगता है आपको? यार टोटली डिपेंड। सबसे पहले तो तुम्हें डिसाइड करना चाहिए तुम्हारा जो कोर्स है जो तुम पढ़ना चाहते हो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। दूसरा, ये प्रूवन फैक्ट है कि छोटी सिटीज़ में खर्चे बहुत कम होते हैं, रेंट कम है आपका, एक्सपेंसेस और भी ग्रोसरीज वगैरह में भी बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। और बड़ी सिटीज़ में तुम्हारे खर्चे बहुत ज़्यादा है, रेंट ज़्यादा है, इंश्योरेंस ज़्यादा होगा, खाने पीने का भी खर्चा ज़्यादा है। तो टोटली डिपेंड्स। मैं कहूँगा अगर तुम्हारे पास कोई बिजनेस करने का प्लान है या तुम कुछ अपना करना चाहते हो तो तुम्हें छोटी सिटीज़ जाना चाहिए। लेट्स से अगर तुम जीटी के आसपास देखते हो तो बेरी इज़ अ गुड सिटी, तुम वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें करने के लिए। अब टोरंटो की बात करें या वैंकूवर की बात करें या लेट्स से कैलगरी की बात करें, भाई ये बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है या फिर होने वाली है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और हर काम, काफ़ी लोगों को सेम काम लेट्स से पता है, जैसे कोई प्लम्बिंग में है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो मार्केट सैचुरेट हो चुकी है ऑलरेडी। अब तुम यहाँ के आगे कहोगे कि भाई मैं भी प्लम्बर बनना चाहता हूँ या लेट्स से मैं भी आईटी में जाना चाहता हूँ या फिर व्हाट्सएवर इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता हूँ, तो मार्केट पहले से सैचुरेटेड है, तुम्हें चांस मिलेगा नहीं। फिर तुम कहोगे भाई कनाडा में स्कोप नहीं है। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा प्लान है कि भाई मुझे कुछ अपना ही करना है, अपना ब्लू कॉलर काम करना है या फिर व्हाट्सएवर, तो तुम छोटी सिटीज़ ट्राई करो, वहाँ लिविंग एक्सपेंस कम है और तुम्हारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। तुम अपना कुछ बिल्ड कर सकते हो, अपनी कोई कम्युनिटी, अपना कोई ऐसे लेट्स से शॉप, अपना कोई बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। अच्छा, टू नेम फ्यू सिटीज, क्या लगता है? यार आई हैवंट एक्सप्लोर्ड दैट मच, क्योंकि मेरी जो जॉब मैं करना चाहता था वो टोरंटो जैसी मार्केट में ही थी, तो मैं यहीं पे रह गया। बट काफ़ी सारी सिटीज़ जीटीए से बाहर निकल के भी हैं, जैसे पीटरब्रो हो गया, बेरी हो गया, अगर आप बहुत ठंड सहन कर सकते हो तो सडबरी हो गया। मैं ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज़ हैं। एक गेस्ट ही हैं हमारे, आने वाले हैं जल्दी, वो वाइट हॉर्स रहे थे, नॉर्दर्न टेरिटरीज। वो कहते इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। थोड़ा सा कॉल पे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार आप टोरंटो में, वैंकूवर में रह के शायद ये कभी नहीं जान पाओगे कि वहाँ की लाइफ कितनी अच्छी है, क्योंकि आपका कार इंश्योरेंस $22 है। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक। आपका एक्सपेंस कुछ नहीं है, आप जो आपका रेंट है वो हार्डली समथिंग बहुत इजी आपके लिए लाइफ चली जाती है, और आपकी बेसिक मिनिमम वेज उतनी ही रहती है आपकी। अगर आप उस जॉब में हो जो बेसिक वेज दे रही है तो आपके लिए बेटर है, बेस्ट है आपके लिए, आपको इस छोटी सिटी मूव कर जाओ। एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ, लाइक फ्यू मंथ्स बैक हम लोग घूमने गए थे बेरी से ऊपर। आप थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ओवन साउंड, ये एरोहेड नेशनल पार्क के ऊपर, राइट एग्जैक्टली। ये आप थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो आपको, मैं कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग ना, खर्चा, रहना या फिर एक्सप्लोर करना, भाई जो आप रियल ब्यूटी देखने आए थे ना इस देश की, कनाडा एज अ कंट्री आप देखने आए थे, वो सारा यहाँ से बाहर निकल के है। आप जाओ बाहर, आपको लगेगा ही नहीं कि आप भाई ऐसे टोरंटो जैसे शहर में या फिर ऐसा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस है। वहाँ पे लोग अच्छे हैं, रेंट कम है, इंश्योरेंस का तो आपने बताया ही, और ग्रॉसरी में भी बहुत अच्छा डिफरेंस मिल जाता है। और आप जो मिनिमम वेज की जॉब कर रहे थे वो तो फिर मिनिमम तो रहेगी, वो देनी पड़ेगी। तो आपका सर्वाइवल ईजी है, साइड बाय साइड अपना कुछ वहाँ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो ग्रोइंग कम्युनिटीज़ हैं, बिल्कुल, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, तो वहाँ आप जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल लाइव मेरे पास है। देयर इज अ प्लेस, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, बट इट्स समवेयर नियर लंदन, लंदन ओंटारियो। मेरे फ्रेंड ने वहाँ जाके पिज़्ज़ा स्टोर स्टार्ट किया, एंड उसने 3 साल में 4 फ्रेंचाइज कर ली हैं आसपास के छोटे टाउन्स में, छोटी सिटीज़ में।
तो दिस इज रियली अमेजिंग, क्योंकि लोगों को वहाँ चाहिए था पिज्जा स्टोर और कोई रेडी नहीं था खोलने के लिए, या फिर किसी बंदे की नज़र नहीं गई वहाँ पे कि यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशंस ये वाले रन कर सकते हैं। तो उस बंदे ने 3 साल में 4 स्टोर्स खोल लिए अपने, एंड ही इज डूइंग प्रीटी गुड बिजनेस। तो उस बंदे ने वहाँ जाके एक्सप्लोर किया ना। वही अगर वो सिर्फ टोरंटो में ही खोलते या टोरंटो के आसपास खोलते, स्कारब्रो में या जो GTA एरिया है टोरंटो के पास वहाँ खोलते, तो मुश्किल था। तो मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। अब ये देखो, आप सिटी धीरे धीरे हमेशा किसी भी कंट्री में हो, सिटीज़ ना एक्सपैंड करती हैं। जैसे ब्रैम्पटन अब जा रहा है बोल्टन की साइड, कैलेडन की साइड एक्सपैंड कर रहा है, या फिर इस तरफ जाए तो मिल्टन की साइड एक्सपैंड कर रहे हैं। जो बंदा कनाडा में रहता होगा उसे पता होगा हम क्या बात कर रहे हैं। और आप इधर जाएं तो एजेक्स की साइड एक्सपैंड कर रहा है, ऑशवा साइड एक्सपैंड कर रहा है। तो भाई धीरे धीरे ये एक्सपैंड ही करता रहेगा। तो तुम्हारा बहुत बढ़िया स्कोप है, बहुत बड़े चांस है तुम्हारे पास कि किसी छोटे आसपास की सिटी जाओ और अपना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो। वो मार्केट स्टडी तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ेगा। अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो मैं खुद ही नहीं कर लूंगा वहाँ जाके। बट डेफिनेटली घर के प्राइसेस सस्ते हैं, तुम घर जल्दी अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ पे रेंट कम है, एंड यू कैन प्रिटी मच मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी देयर। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यहाँ पे एक कॉन्डो सेल किया $6-6.5 लाख का, और उन्होंने अच्छा डिटैच होम प्रॉपर बाय किया है यहाँ से 2 घंटे दूर, एंड दे हैव टेकन अ होम बेस्ड जॉब। सो घर पे ही काम करते हैं वो लोग, और जब उनको आना होता है GTA एरिया में वो 2 घंटे आगे आ जाते हैं। दे आर लाइक फाइन, हफ्ते में एक बार आना पड़ा, क्या दिक्कत है? नहीं, इट्स ओके। सिमिलरली वन ऑफ माय फ्रेंड्स ओन अ कॉन्डो इन डाउनटाउन। उसको कॉन्डो पड़ा था आई थिंक $6-6.5 लाख का, राइट। उसने लास्ट ईयर वो सेल किया, विंडसर जैसे टाउन में 4.5 लाख का घर लिया, एंड ट्रिपल द साइज, नॉट ट्रिपल, आई थिंक 5 टाइम्स द साइज। उसने वो घर लिया, वो वहाँ रहा कुछ टाइम, उसने वो रेंट पे दिया, एंड नाउ ही इज बैक इन द सिटी। अब उसके पास एक प्रॉपर्टी भी हो गई है जो उसको रेंटल भी जनरेट करके दे रही है, उसका यहाँ का रेंट भी पे कर रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको थोड़ा बहुत लेट्स से जस्ट फॉर हिज लाइफस्टाइल पैसा भी बना के दे रही है। तो वाई मतलब आई थिंक लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए डिफरेंट सिटीज़। आई टू हैव माई प्लान्स कि मेरी PR होते ही मैं भी यहाँ से मूव कर जाऊँगा, क्योंकि मार्केट ना बहुत सैचुरेटेड सी हो गई है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेसेस में हैं। पहले शायद लोग ऐसा करते थे कि लोग दूसरी सिटी जाते थे, PR लेके टोरंटो वापस आते थे, राइट। ये बहुत पहले होता था कि अभी लोग ये कर रहे हैं कि PR लेके बाहर जा रहे हैं। तो लोगों के साथ ना क्या हो रहा है कि लोगों को ना इजी ऑप्शंस मिल गए हैं। पहले लोग दूसरे प्रोविंसेस से मूव कर जाते थे क्योंकि भाई LMI चाहिए होती थी उन्हें जस्ट टू गेट अ PR। अब ब्रैम्पटन जैसे शहर में आपको 10 लोग मिल जाएंगे LMI ऑफर करने वाले। तो लोग सोचते हैं भाई हमने अपना बेस यहाँ बना लिया है, लेट्स से हम ब्रैम्पटन रहते हैं, वॉन रहते हैं, या फिर मिसिसागा कहीं भी रहते हैं, तो यहाँ से मूव करेंगे, पैसा लगेगा। इससे बढ़िया कि 10-15 हज़ार किसी को देते हैं, किसी एजेंट को देते हैं, और उससे LMI ले लेते हैं और यहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो लोगों के माइंडसेट में अपना फ़र्क आ गया क्योंकि लोगों ने पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं, और वो अपना जो कंफर्ट जोन है उससे मूव नहीं करना चाह रहे। राइट। आपने अभी वैसे कंटेंट क्रिएशन में भी काफ़ी कुछ काम कर रहे हो आपने ये जर्नी कब शुरू की कंटेंट क्रिएशन की? जैसे मैंने कनाडा आने का प्लान किया, मैं बहुत लोगों का कंटेंट कंज्यूम करता था इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी। तो मैंने देखा कि ना सब लोग कुछ टाइम तो बहुत बढ़िया कंटेंट पोस्ट करते हैं कि भाई अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स बताते हैं, हमने ये किया, वहाँ किया, वो किया जाके। एंड जैसे ही उनके थोड़े फॉलोअर्स गेन होते हैं, वो लोग ना फिर वो एडवर्टाइजमेंट वाली दुकान बना लेते हैं अपने पेज को। कोई सच नहीं बताता, कोई किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहा है, कोई गाड़ियों की प्रमोशन कर रहा है, कोई रियल एस्टेट की प्रमोशन कर रहा है। तो जब मैं कनाडा आया, मैंने जब यहाँ आके सच्चाई देखी कि दिस इज़ नॉट द कंट्री विच आई वॉज सीइंग ऑन यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो लोग दिखा रहे थे। तो दैट वाज माय पॉइंट, जब मैंने फील किया कि आई विल स्टार्ट माय ओन कंटेंट क्रिएशन जर्नी, और जहाँ मैं सच बताऊंगा, नॉट बायस्ड, जो सच है कंट्री के बारे में वो बताओ, एटलीस्ट किसी बंदे का फ्यूचर खराब ना हो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का कंटेंट कंज्यूम किया था बैक इन इंडिया, और मुझे लगा था सीरियसली, मुझे लगा था कि कनाडा जाते ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। मुझे लगता है कनाडा लैंड होते ही मेरी प्रॉब्लम्स ना सारी खत्म हो जाएंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सारी प्रॉब्लम्स यहाँ आके और डबल हो गई। आई वुड जस्ट से कि आपको ये फील होता है जैसे सब कंटेंट क्रिएटर, नाउ आई विल नॉट नेम एनीवन, पर आपको ऐसा फील होता है वीडियोस देखने के बाद कि हम लैंड करेंगे एयरपोर्ट
और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो पीएम है वो सामने माला लेके आएंगे आपके लिए, सूटकेस लेके खड़े होंगे डॉलर से कि ये 1 मिलियन है, ये 2 मिलियन, कौन सा लोगे आप, राइट। एंड लोगों को लगता है ये जैसे जैसे हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं कि भाई कनाडा में मैंने इतना पैसा कमा लिया। लेट्स से आई नो अ गाय जिसने बताया कि फालतू का ज्ञान तो आपको पता है सब लोग पेल देते हैं आजकल तो उसने कहा कि मैं $20 पर आवर की जॉब करता था, मैंने अपना बिजनेस किया, मैं $200 पर आवर कमाता हूँ। एंड मैं उस बंदे को पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, एंड आई नो व्हाट ही मेक्स, बट वो इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखाता है पता नहीं उसने कितना पैसा कमा लिया है, और जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड अभी आप ये देखो कि उसको जो लोग फॉलो करते हैं उनको तो यही लगेगा ना कि कनाडा में तो पैसा ही पैसा है। हाँ, बिल्कुल। वो भी आ जाएंगे ऐसे अपना मुंह उठा के अटैची लेके, तो अटैची लेके एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, फिर उन्हें रियलिटी पता चलेगी और उनकी लाइफ कुछ हद तक खराब हो ही चुकी होगी वहां तक। आप अब तक बात कर रहे हो उन लोगों की जो लीगल तरीके से कनाडा मूव हो रहे हैं, या आई वुड से नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी मूव हो रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू इलीगल वेज जिससे लोग मूव हो रहे हैं, जो डंकी मेथड है। जो यू वोंट बिलीव, लोग 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं यूएस जाने के लिए। सीरियसली आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि लोग 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं सिर्फ इलीगली आने के लिए। एंड मैंने गलती से कल इंस्टाग्राम पे कोई ना वीडियो लाइक कर दी थी ऐसे ही डंकी वाली, क्योंकि लोगों को ना आजकल बहुत क्रेज है कि मैं डंकी से जा रहा हूँ तो मैं अपना पूरा शूट करूँगा कि मैं कहाँ हूँ, अब ग्वाटेमाला पहुँच गया, मेक्सिको दीवार कूद रहा हूँ, अब पुलिस ने पकड़ लिया है मुझे। यू वोंट बिलीव, लोगों को क्रेज है इस चीज़ का, लोग कंटेंट बना रहे हैं। लोग कंटेंट बना रहे हैं। मैंने एक कपल को देखा, वो मेक्सिको पे यूएस बॉर्डर पे जो वॉल है उसमें ऐसे कोई जगह बना रखी थी, उन्होंने होल बना रखा था, वहां से क्रॉस कर रहे थे और वहां अपना हाथ हिला रहे हैं कि बाय हम जा रहे हैं। एंड आई वाज लाइक भाई तुम इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो और खुशी से बता रहे हो कि देखो भाई हम तो पहुंच गए यहाँ पे। और इससे और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि भाई डंकी मारेंगे, इजी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो आपने दिखा दिया इजी है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि कंटेंट सिर्फ बच्चे ही कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया में, उनके पेरेंट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जैसे जिनके बच्चे कुछ नहीं करते, लेट्स से सीरियसली कुछ नहीं करते इंडिया में, तो उनके पेरेंट्स उनको ये बोल रहे हैं कि भाई डंकी मार और इससे बढ़िया तो यूएस चला जा। हाँ, यूएस जा और अपना भी काम चला और हमें घर पे भी पैसा भेज। तो ये डंकी वाला प्रोसेस लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी फोर्स करके भेजते हैं कि जाओ भाई हमारे लेके, तो मरना है मरो, रास्ते में जो करना है करो, जाओ पैसा कमाओ और वापस भेजो। Insane. एंड यू वोंट बिलीव कि लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। रास्ते में आते आते, लेट्स से मैं कल किसी की वीडियो देख रहा था कि व्लॉगिंग हो रही है, पिकअप ट्रक में व्लॉगिंग कर रहे हैं कि भाई हम मेक्सिको बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, पुलिस हमें थोड़ी देर में पकड़ लेगी। ये कंटेंट है लोगों का और लोग देख रहे हैं। एंड आई एम लाइक कि भाई तुम्हारी ना ऐसे तुम्हारे 99% चांस है तुम्हारा ना बचने का, 1% चांस है कि तुम पहुंच जाओगे वहां पे। बट लोगों का क्रेज है नया ना, देखो जैसे हर 4-5 साल में क्रेज चेंज होता है, आजकल डंकी का क्रेज है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो जो एजेंट है इंडिया में जो डंकी लगवा रहा है, उसने अगर 1 साल में 10 लोगों को भी भेज दिया, उसके तो 5 करोड़ हो गए। अगर वो आगे 2-3 करोड़ दे भी देता है, सो ही सेविंग 2.5 करोड़, उसका तो इंडिया में ही कनाडा बन गया। डेफिनेटली उसकी तो वहाँ बल्ले बल्ले है ना। 3 करोड़ इंडिया के हिसाब से, लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अनटिल अनलेस आप बॉम्बे में नहीं रह रहे हैं या साउथ दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, 3 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड आप ये देखो, एजेंट चाहे आपको लीगली भेज रहा हो कनाडा, यूएस, या इलीगली भेज रहा हो, उसके लिए यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू आर जस्ट अ कैश काउ, कि आप उसे पैसा दोगे। भाई आप रास्ते में मर भी जाते हो तो उसे क्या फर्क पड़ता है। हर बिजनेस में ऐसे प्रोबेबिलिटी तो होती है फेल होने की। तो 9 बंदे लेट्स से उसने 10 बंदे भेजे और 1 बंदा मर गया तो नॉट अ बिग डील। वो इंडिया में उसके पेरेंट को कुछ पैसा देगा और बात को दबा देगा, और जब पहुंच गया वो उसके रियल टाइम टेस्टिमोनियल्स हैं कि भाई मैंने बंदे भेजे थे, वो पहुंच गए, अब तुम्हारी बारी है, चलो तैयार हो जाओ। ये मैंने पेजेस देखे हैं ऐसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो डाल रहे हैं कि ये नीचे नंबर है, आप इस पे कॉल करो और हम पहुंच गए हैं। आप तो इंडिया से यूएस की बात कर रहे हो, आजकल ऐसे इंस्टाग्राम पे पेज हैं जो कनाडा से यूएस छोड़ के आ रहे हैं लोगों को बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, और वो बहुत प्राउडली बताते हैं कि भाई हम तो जगमीत पाजी के साथ आए थे या इनके साथ आए थे, हम $4,000 $4,000 दे के आए हैं।
तो एंड आई एम लाइक कि भाई बढ़िया बिजनेस ढूंढ रखा है लोगों ने कुछ ना कुछ करने का। मैं किसी काम से सर्बिया गया था और वहाँ पे जैसे हमें होता है कि इंडियंस को देखे जाएं तो हमें होता है कि यार अपनापन सा feel बात होता है। करते हैं कि कैसी कंट्री है क्या है। मैंने उनसे बात की कि आप कब से हो यहाँ पे, कैसे घूमने आए हो क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ग्रुप था एक 6-7 लोगों का। फर्स्ट ऑफ ऑल सब ठीक थे, सब सही चल रहा था। उसके बाद वो कहते हमारे होटल के नीचे एक कैफ़े है, वहाँ बैठते हैं चलो। ओके और वहाँ जाके बैठे, मैं कहा कोई बात नहीं बैठते हैं। आई वाज लुकिंग एट होटल कि यार ये होटल दिख नहीं रहा, मतलब अजीब सा शेडी सी प्लेस लग रही है बहुत। तो बाद में ये पता लगा कि जो ये सर्बिया कंट्री थी, इन्होंने इंडिया का वीज़ा फ्री कर रखा था। ओके ये एक लौती इंडियन कंट्री थी जिसमें इंडियंस वीज़ा फ्री जा सकते थे कि आप इंजॉय करो, जाके देख के आओ। और ये बॉर्डर करती है हंगरी को और यूरोपियन यूनियन वाले देशों को। तो ये सब वहाँ जाने के लिए आए थे। ओके नाउ आई एम गेटिंग अ पिक्चर। ये लोग सब डंकी लगाने के लिए आए थे। ओके और मैं 2 दिन के साथ घूमा, मेरे को पता नहीं था तब तक। उसके बाद इन्होंने बताना शुरू किया थोड़ा सा कि हमें तो यहाँ पे 6 महीने हो गए हैं। मैं कह यार वीज़ा जो ऑन अराइवल यहाँ पे मिलता है वो तो आपको, मतलब वीज़ा फ्री था पहले, वो तो 30 दिन का होता है ना, 30 या 60 दिन का होता है। कहा तो फिर क्या हो गया, चलो ये तो इलीगल है ये सब। एंड मैं कहा फिर आप क्या कर रहे, थोड़ा सा जान के पता लगा कि, और वो बता रहे थे प्राउडली, वो कहते ये वो पता नहीं कौन सी टर्म यूज कर रहे थे, मैं भूल गया हूँ वो टर्म। वो कहते ये 4 बार ट्राई कर चुका है, ये 3 बार ट्राई कर चुका है, पुलिस पकड़ के वापस फेंक देती है इसी देश में। ओके इसलिए कि ये हो क्या रहा है कि वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है और आपको बोलती है आप वापस भागो नहीं तो गोली मार देंगे। स्ट्रेंज। और वापस आ जाते हैं। फिर ये प्लान करते हैं एंड दे वर रनिंग एवरी मॉर्निंग। वहाँ पे दौड़ते थे, दौड़ लगाते थे वो अपना स्टैमिना बिल्ड करने के लिए कि जंगलों को पार करके निकल जाए। स्ट्रेंज। डंकी का तो अलग सा क्रेज बन गया है। गेटिंग बैक टू, मैंने एक और वीडियो देखी थी, उसमें था कि एक बंदा मेक्सिको बॉर्डर पे व्लॉगिंग कर रहा है। वो बता रहा है कि जैसे तुम दीवार कूद के आओगे ना तो यहाँ से बस मिलती है, यहाँ से बस लेके चले जाना। एंड आई वाज लाइक सीरियसली तुम पूरा डंकी का रूट बता रहे हो उसे कि ऐसे आ जाओ, यहाँ से बस पकड़ना, यहाँ टैप करना पैसे और यहाँ से पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें। और वही बंदा नेक्स्ट डे शेरिफ के ऑफिस के पास जाके कह रहा है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ से तुम्हें थोड़ी देर में छोड़ देंगे। एंड आई एम लाइक कि भाई क्या हो रहा है ये? दिस इज द रियल कंटेंट क्रिएशन जो हमें चाहिए बिल्कुल अब, कि ऑन द स्पॉट सब लोग बता रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, यहाँ से पुलिस ने गोली मार दी है, यहाँ 2 लोग बच गए हैं। ये नेक्स्ट लेवल है कंटेंट क्रिएशन का। बट पता नहीं लोग कहाँ तक भाई पहुंच जाएंगे। और वैसे आप एक बात देखो ऑनेस्टली, जिस बंदे के पास कुछ खोने के लिए नहीं है इंडिया में, उसके लिए डंकी इज नॉट अ बैड ऑप्शन। अब जिसको पैसे ही कमाने हैं, लेट्स से आई नो अ कपल ऑफ गाइस के जो यूएस में यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर वगैरह पे काम करते हैं, यहाँ पे वो ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी लीगल रूट्स। हाँ। और नहीं बना बात। अब वो वाली बात है, भूखा मरता इंसान क्या ना करता। तो मेरे को लगता है यार इसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों है कि जिस बंदे को इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, जिसका जॉब अब नहीं है, उसके लिए तो देखो गुड, मतलब बेस्ट है, डंकी मार के आ जाए अपनी लाइफ सेट कर ले। आई एम नॉट सेइंग कि जो जॉब वाले लोग हैं, जस्ट इमेजिन कोई इंसान सीरिया से आ रहा है या अफगानिस्तान से आ रहा है, उनके लिए इट्स अ बेटर ऑप्शन। डेफिनेटली वो यहाँ पे आए, वो रेफ्यूजी क्लेम करने आए हैं यहाँ पे, दे आर द पीपल हु नीड इट बेसिकली, और उनको लीगल तरीके से एंट्रेंस नहीं मिल रही थी। फॉर देम इट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं डेफिनेटली आप ये देखो ना कि जिस बंदे का कुछ बन ही नहीं रहा है, अब लेट्स से आप और मैं अब कनाडा में बैठे हैं, हम लोग यूएस माइग्रेट करने का सोचते हैं। पहले हमें कनाडा की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम माइग्रेट कर सकते हैं T1 वीज़ा पे, राइट। उसके बाद भी आपको यूएस में कुछ नहीं मिलेगा, ग्रीन कार्ड या फिर वहाँ की सिटीजनशिप, बहुत लंबा प्रोसेस है वो, राइट। अब कोई बंदा डंकी मार के आता है, उसे 4 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है। दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। मतलब अगर मुझे मिला होता तो कभी मैं भी ट्राई करके देखता कि 4 साल में आपको ग्रीन, पर शायद ऐसा हो नहीं रहा, 4-5 साल में नहीं मिल रहा। दिस इज समथिंग, मतलब जो मेरे को लोगों से पता चला है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट लोग पक्के तो हो जाते हैं बहुत जल्दी।
जो उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं कि उनका अगर स्टेटस फिक्स हो गया है, लेट्स से दे आर ऑन लाइक ग्रीन कार्ड और समथिंग, तो बोलते हैं कि हम पक्के हो गए हैं। तो 4-5 साल में तो उनका प्रोसेस हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि इससे ज़्यादा तो शायद आपको पीआर लेने में लग जाता है कनाडा का। कनाडा का पीआर तो ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल है। वो तो बढ़िया डंकी मारने वाले 2-3 महीनों में जंगलों से कूदते काटते और पहुंच जाते हैं बॉर्डर तक। हमारे यहाँ तो लोग पहले आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, शिफ्टें करते हैं, फिर पीआर, फिर सिटीजनशिप, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। पर मेरे को लगता है लोग ऐसे मोटिवेट हो जाएंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि डंकी मार के आओ। बट सीरियसली दिस इज वेरी रिस्की। ये बहुत ये इतना इजी नहीं है जितना ये जितना लगता है ये। आप ये देखो ना, मतलब मैं ऐसे बहुत चीज़ें पढ़ता रहता हूँ ऑनलाइन, तो मैं देखता हूँ रेडिट वगैरह पे साइट्स पे कि लोग फोटोज डालते हैं कि कितने लोग रास्ते में मर जाते हैं। ये शायद कुछ मूवीज बनी थी, कुछ मूवीज भी बनी है कि बीच में ही उनका सफ़र ख़त्म हो गया, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं और उनके लाइफ इज लाइक दी एंड देयर। बट लोग मान नहीं रहे, इससे भी लोग खुश हैं आके, क्योंकि वो शायद जो 100 में से 10-12 लोग जो जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया और उसके बाद उन्होंने उसमें 12 को ग्रीन कार्ड मिला, उन 12 में से 4 ने बिजनेस शुरू कर लिया और वो पॉजिटिव में आ गए। उनकी फोटोज देख के वो इम्प्रेस हो रहे हैं। डेफिनेटली लोगों का तो आप मानोगे नहीं, यहाँ तक क्रेज पहुंच चुका है आजकल। डंकी वगैरह का रूट दिखाना तो चलो ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यूएस घुसते ही भाई किसी गोरी को पटाएंगे, शादी करेंगे और हम पक्के हो गए। मतलब शादी जैसे रिलेशनशिप को भी लोगों ने सेल ऑफ कर दिया है, कमर्शियलाइज कर दिया है। और यही नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर टेलिंग मी कि भाई कनाडा जाओ, या सॉरी यूएस जाओ, कनाडा तो अब इतना हॉट मार्केट नहीं रहा, यूएस जाओ और किसी फैमिली को $20,000 दो, उन्होंने कहा कि मुझे अडॉप्ट कर लो। ये भी हो रहा है, ये बहुत नया है मार्केट में, तो आपको सुन के थोड़ा वैसा लग रहा होगा। ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वैसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट दिस हैपेंस। ये सीरियसली हो रहा है, ये सीरियसली हो रहा है कि आप किसी को $20,000 दो और वो आपको अडॉप्ट कर लेंगे और आपको आपका पेपर वगैरह सारा चलता रहेगा साइड बाय साइड, और आपको ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब मिल जाएगा। हाँ, धीरे धीरे, मतलब विद मीन टाइम आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ये देख रहे लोगों को क्रेज कितना है जाने का। और शायद उस फैमिली को $20,000-50,000 में उस एक फैमिली को तो बहुत कुछ मिल गया। आप ये देखो ना, जिस फैमिली के पास, जिस यूएस सिटीजन या यूएस फैमिली के पास कुछ है ही नहीं, लेट्स से वेल्थ में कुछ है ही नहीं, घर वर, उनके लिए तो अडॉप्ट करना सही है ना। $20,000 उनके लिए तो एक बड़ा अमाउंट है। उन्होंने अगर 2 बच्चे अडॉप्ट कर लिए 50,000 दे के, तो $1,00,000 हो गया। उनके तो $1,00,000 फ्री के हो गए हैं। और कोई वो बच्चे प्रॉपर्टी में क्लेम मांगने भी नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं पहले। तो लोगों ने ना अपने ऐसे सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिए हैं। और गवर्नमेंट को पता है सब कुछ, गवर्नमेंट फिर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि आप लीगली तो किसी को अडॉप्ट कर ही सकते हो। और आप ये चेक भी नहीं कर सकते कि लीगल अडॉप्शन है या इलीगल अडॉप्शन है। एग्जैक्टली। तो काफ़ी कुछ चल रहा है इस दुनिया में भाई। बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हो गए इस पॉडकास्ट में। आई होप ये डाइजेस्ट कर पाए सारे व्यूअर्स। एंड आई होप कि कोई लोग इसे ना ऐसे हमारी तरफ से ऐसा वो ना ले जाए कि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। देयर इज नो प्रमोट। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं, इन पे ना नहीं जाया जाए। हमने खुद तो किया नहीं है, तो हम अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं बता सकते। बट देयर आर वीडियोस, देयर आर पीपल जिनको हम जानते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। बट रेस्ट आप पर 100 में से आई वुड रियली से कि 10-12 से ऊपर नहीं पहुंच पाते। सर्वाइवल रेट तो मतलब बहुत कम है। 10-20% से ऊपर नहीं है। आप जंगल से चल के आ रहे हो, यू नेवर नो कि वहाँ क्या हो सकता है। काफ़ी लोग सोचते हैं ये मूवीज़ जो हैं ये सिर्फ मूवी के लिए बनाई गई हैं, ये सच्चाई पे बनी है। दीज मूवीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम समथिंग। एग्जैक्टली। तो अभी आपने लास्ट टाइम आई थिंक 1-2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक गुजराती फैमिली कनाडा से यूएस बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, तो बीच में बर्फ बहुत ज़्यादा हो गई एंड द 4 people डाइड ऑन द स्पॉट। तो भाई ये ऑनेस्ट न्यूज़ है भाई, सच में ऐसा कुछ हुआ है। ऐसे आर्टिकल्स हैं, इवन वी विल ट्राई टू पोस्ट देम ऑन द वीडियो कि ऐसा हो रहा है। एंड don't do this. हाँ, लोग बड़े क्रेजी हैं। Don't do this. Better go to some small country जहाँ पे आपका वीजा लग रहा है। There you have more chances to grow. नहीं, डेफिनेटली काफ़ी लोग स्पेन वगैरह जाते हैं। दैट इज़ गुड यार, वहाँ पे जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। तुम लीगली जाओ ना। लीगली जाओ। अब तुम इलीगली जा रहे हो, फिर तुम्हें मान लो, यू नेवर नो, क्या तुम्हें इंडिया वापस जाना पड़ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो यू आर नॉट अलाउड। फॉर श्योर। अगर तुम इलीगली यूएस में एंटर हो रहे हो और तुम
तुमने रिफ्यूजी एप्लीकेशन डाली है तो तुम इंडिया नहीं जा सकते हैं बिल्कुल लीगली। अब उसके भी लूप होल्स हैं, बट मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ या कोई मैं एजेंट हूँ, लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे तो आई डोंट वांट इट। बट सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर दीज इनसाइट्स। मतलब शायद ये टॉपिक्स पहले पॉडकास्ट में हमारे डिस्कस नहीं हुए कभी, बट ये ज़रूरी था लोगों के लिए जानना। ये शायद इंडिया में जो लोग बैठे हैं उनको काफ़ी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। नहीं डेफिनेटली आपको इंसाइट और पेरेंट्स को भी हेल्प करेंगे कि ये जो देख रहे हैं वीडियोज ये सच नहीं है, पूरा सच आपको जानने की ज़रूरत है पहले। राइट ऐसे डिसीजंस लेने से पहले, अपने बच्चों को ये डिसीजंस बताने से पहले। नहीं डेफिनेटली लोगों को हर चीज़, हर एक पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, लाइक बोथ साइड ऑफ द कॉइन्स देखनी चाहिए कि भाई है तो आपका बेटा या बेटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मनी आप उसको ऐसी जगह भेज रहे हो जहाँ पे सर्वाइवल रेट लाइक 50-50 है, तो इवन उससे भी कम है शायद। उससे भी कम है। 50-50 तो मैंने लोगों का मन रखने के लिए बोल दिया कि बिल्कुल कोई ऐसा बंदा सोच रहा हो तो बट नहीं, लोगों को सोचना चाहिए हर चीज़ कि दोनों। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। नितिन भाई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग ताकि लोगों को पता चले कि लाइमलाइट की जो दुनिया है ना इंस्टाग्राम पे दिखाई देती है, उससे अलग भी एक रियलिटी है जो लोग, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्योंकि अगर वो रियलिटी दिखाएंगे तो आप उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। और यू विल सी कि जिनके शायद कम फॉलोअर्स हैं वो कंटेंट ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं। डेफिनेटली ये चीज़ है। मेरे तो खुद ही फॉलोअर्स बहुत कम है तो आई कैन फील इट। Thank you. Anyways, thank you so much. Thanks for being at our podcast. It was an honor to have you. No, same here.